नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से पहले हमने पहले वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसकी कमियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। वीबीटी की कुछ कमियों के कारण वह मेटल और लिगेंड के मध्य बंधन को कॉम्प्लेक्सेस में समझाने में पूर्णतः सक्षम नहीं रही। इसी को रिप्लेस करते हुए एक नया सिद्धांत जो कि बेथे एंड वैन वेक इन 1932 के अंदर दिया था, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। द मॉडल दैट लार्जली रिप्लेस्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर इंटरप्रेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वॉज दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेथे वैन वेक के द्वारा इजाद की गई 1932 में और अधिक पॉपुलर हुई क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक मेटल और लिगेंड के मध्य जो बंधन है उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम रही है। और इस थ्योरी के क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के कुछ एज्यूम्शंस हैं। तो आइए एज्यूम्शंस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो मेटल और लिगेंड के मध्य जो आकर्षण है वो पूर्णतः स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण है। कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के कारण मेटल और लिगेंड के मध्य आकर्षण है। और ये जो लिगेंड है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह इसको बिहेव करता है, माना गया है। और जहाँ न्यूट्रल लिगेंड है उनको हम पॉइंट डाइपोल के रूप में मानते हैं इस थ्योरी के अंदर, इस प्रथम एज्यूम्शंस के अंदर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन and the ligand is purely electrostatics, one in a complex species. Ligands are considered as point charge और dipole point dipoles यदि न्यूट्रल लिगेंड हो तो। ये सेकंड एज्यूम्शंस इसका है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का कि जो इंटरेक्शंस है मेटल और लिगेंड के बीच में वो एंटायरली रिपल्सिव है। हम जानते हैं कि मेटल के पास लिगेंड जब इंटरेक्ट करेगा तब मेटल और लिगेंड में बंधन होगा और उस इंटरेक्शंस के कारण शुरू में जब मेटल की ओर लिगेंड आकर्षित होता है तब उनमें आकर्षण होता है पॉजिटिव चार्ज मेटल का और नेगेटिव चार्ज लिगेंड की वजह से। लेकिन एक निश्चित दूरी तक लिगेंड मेटल के पास आने के बाद जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है लिगेंड, तो लिगेंड के जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सन होता है और इसी रिपल्सन के कारण डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और ये स्प्लिटिंग ही क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का मुख्य आधार है। तो सेकंड एज्यूम्शंस इस प्रकार है, समझने का प्रयास कीजिए। द इंटरेक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स एटम एंड लिगेंड्स इज एंटायरली रिपल्सिव। मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। दीज रिपल्सिव फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स आइन। और ये जो रिपल्सन है वो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के लिए उत्तरदायी है। थर्ड इस क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का एज्यूम्शंस ये है कि मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो परस्पर मिक्स नहीं होते हैं और नहीं मेटल के और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो थर्ड एज्यूम्शंस को देखिए, द मेटल एटम्स आइंस एंड लिगेंड्स डू नॉट मिक्स देयर ऑर्बिटल्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इट डज नॉट कंसिडर एनी ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, इन सब एज्यूम्शंस के आधार पर
On the basis of above assumptions, we can explain the bonding in complexes. इन सब के आधार पर हम मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पाते हैं, करने में सक्षम हैं. The separation of 5d orbitals of the metal ions into two sets having different energies is called crystal field splitting. जब मेटल की और लिगेंड इंटरेक्ट करता है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के मध्य रिपल्सन होता है और इस रिपल्सन से डी ऑर्बिटल्स के जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट्स में स्प्लिट अप हो जाते हैं और इस स्प्लिट को ही हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं. और ये कॉन्सेप्ट है वो CFT का मुख्य आधार है. तो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में प्रमुख भूमिका डी ऑर्बिटल्स की होती है. डी ऑर्बिटल्स की प्रमुख भूमिका होने के कारण हम डी ऑर्बिटल्स के स्पेशल अरेंजमेंट, शेप, साइज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं. तो डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में देखिए, हम जानते हैं डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. 2 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स हैं. कुछ डी ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेन्स, उनकी जो लोब्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना तल के अंदर होती है. जो प्लेन में उपस्थित होते हैं उनके ऑर्बिटल्स, उनके डम्बल्स वो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स. कुछ ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना अक्ष के अलोंग ज़्यादा होती है. तो अक्ष के अलोंग वाले वो एक्सियल्स जो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. तो इनके स्पेशल अरेंजमेंट को आप जल्दी समझने का प्रयास करते हैं. इनका स्पेशल अरेंजमेंट देखिए, हम यहाँ ये सर्वप्रथम हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स की बात करते हैं. डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स यानी कि एक्स और वाई के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना अधिक है, एक्स और वाई तल के अंदर. और डी ऑर्बिटल्स डम्बल शेप होते हैं, यानी कि डम्बल्स कितने होते हैं, 2. लोब्स कितनी होती है, 4. तो 4 लोब्स ये एक्स वाई तल में उपस्थित होती है. इस कारण इसको हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स कहते हैं. सपोज कीजिए ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. अब हम डी एक्स वाई प्लेन, ये एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई एक्सिस, ये एक्स, ये माइनस एक्स एक्सिस. तो एक्स वाई प्लेन ये हुआ, एक डम्बल्स की लोब यहाँ इस एक्स वाई प्लेन में और दूसरे डम्बल्स की लोब है वो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर उपस्थित हैं. ध्यान रहे, चारों लोब्स समान शेप, साइज, आकार की होती है. यहाँ आपको दिखने में छोटी बड़ी दिखाई दे रही हो स्पेशल अरेंजमेंट के कारण, लेकिन ये एक डम्बल्स की दोनों लोब्स सेम साइन की होती है और हम इसको माइनस साइन और दूसरे को प्लस साइन से विभेद कर सकते हैं. यहाँ प्लस और माइनस है, कोई आवेश नहीं है. एक लोब को दूसरे लोब से, यानी एक डम्बल्स की लोब्स को दूसरी डम्बल्स की लोब में विभेद करने के लिए हमने इसको साइन के रूप में प्रदर्शित किया है, प्लस साइन एंड माइनस साइन. तो ये हुआ डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स. जल्दी से देखिए, डी एक्स वाई की तरह हम डी वाई जेड की बात कर लेते हैं. डी वाई जेड में भी सेम इसी प्रकार ये जो एक्स अक्ष, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं डी वाई जेड, डी एक्स वाई और डी वाई जेड की बात कर रहे हैं. वाई जेड का मतलब है ये जेड एक्सिस ऊपर है और ये वाई एक्सिस है. तो ये प्लेन कौन सा हुआ, डी वाई जेड हुआ. और दूसरा डी वाई जेड ऑर्बिटल्स ये हुआ. तो यहाँ ये लोब प्लस लोब मान लेता हूँ मैं और ये लोब कौन सी है, माइनस लोब है. तो स्पेशली अरेंजमेंट त्रिविम के अंदर इस प्रकार इनका अभिविन्यास होता है डी ऑर्बिटल्स का. यहाँ ध्यान रहे, जहाँ जहाँ लोब्स है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना है वो 95 या 95 से ऊपर है. तो ये स्थान ही क्या कहलाता है, डी
एक्स जेड ऑर्बिटल्स कहलाता है। जल्दी से आप इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट हम देखते हैं डी जेड एक्स का। डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि सपोज कीजिए जेड एक्स है वो जेड एक्स प्लेन के अंदर ही होगा, तो हम एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल्स में अब हम देखते हैं डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की बात कर लेते हैं। डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि एक्स और वाई एक्स के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो ये एक डंबल्स की लोब एक्स एक्स के अलोंग और दूसरे डंबल्स की लोब है वो वाई एक्स के अलोंग होती है। तो ये कौन सा लोब हुआ, ये प्लस लोब और ये माइनस लोब। तो ये ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स की। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना कहाँ होती है, एक लोब उपस्थित होती है जेड अक्ष के अलोंग। जल्दी से हम इस डायग्राम को ड्रा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए यह जेड अक्ष है, यहाँ ये जेड अक्ष है और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष है सॉरी वाई माइनस, ये वाई अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक लोब तो जेड अक्ष के अलोंग है और इसके चारों ओर एक रिंग रोड की तरह एक परिक्षेत्र होता है एक्स वाई प्लेन के अंदर। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। ये एक्स वाई प्लेन में एक रिंग है और जेड एक्स के अलोंग भी ये एक लोब है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का डी ऑर्बिटल्स है जिसको हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। तो हमने अभी डी ऑर्बिटल्स के स्पेशल अरेंजमेंट को जानने का प्रयास किया था और ये स्पेशल अरेंजमेंट त्रिविम विन्यास जानना अति आवश्यक था, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है वो इसमें डी ऑर्बिटल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूँ मानो तो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल्स को ही कंसीडर करके सिद्धांत दिया हुआ है। तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को हम समझने में आसानी रहेगी, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो या ये अपनी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हो। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है उनमें विपाटन ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्सेस है उसमें किस प्रकार होता है, यदि टेट्राहेड्रल है तो कैसे होगा, यदि वो स्क्वायर प्लेनर है तो कैसे होगा। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड जो डी ऑर्बिटल है उसमें विपाटन किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो ज्यामिति है ऑक्टाहेड्रल वो किस प्रकार की होती है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए ये ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति है और इस ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ ऑक्टाहेड्रल इसीलिए कहा है कि इसमें 8 ट्राईएंगुलर शेफ है। कितने शेफ हैं, फेस कितने हैं, कितने फेस हैं, 8 फेस हैं। 4 फेस ऊपर है, 4 फेस ऊपर कौन कौन से आप देखने का प्रयास कीजिए। ये 4 फेस में रेड से दर्शा रहा हूँ। देखिए ये ट्रायंगल फेस है, ये फेस, ये फेस और ये फेस, एक फेस हो गया। इसी प्रकार
ये दूसरा फेस हो गया, इसी प्रकार ये तीसरा फेस हो गया और एक पीछे। ये 4 फेस आप आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार सेम डिटो ये इसी तरह नीचे भी 4 फेस हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति कहते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति हैं और इस ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति में लिगेंड देखिए 6 लिगेंड मेटल की ओर, वहाँ मध्य में क्या है, मेटल है और इनके जो एक्सिस है एक्स वाई जेड, एक्सिस के अलोंग क्या इंटरेक्ट हो रहे हैं, मेटल की ओर लिगेंड इंटरेक्ट हो रहे हैं। कितने लिगेंड इंटरेक्ट हो रहे हैं, 6 लिगेंड। यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है और यहाँ लिगेंड है। कितने लिगेंड अट्रैक्ट हो रहे हैं, 6 लिगेंड इंटरेक्ट हो रहे हैं। मेटल के साथ 6 लिगेंड बंधन बनाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति का निर्माण कर रहे हैं। तो लिगेंड आप ध्यान रखें, लिगेंड अक्ष के अलोंग इंटरेक्ट कर रहे हैं। मेटल की तरफ जो अक्ष है उसके अनुदिश मेटल की ओर आकर्षित हो रहे हैं लिगेंड बंधन बनाने के लिए। तो जो डी ऑर्बिटल्स जैसे सपोज कीजिए यहाँ कितने डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट स्टेट में हैं। कितने स्टेट में हैं, डीजेनरेट में। अब जो डी ऑर्बिटल्स अक्ष के अनुदिश हैं, अक्ष के अनुदिश डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो गए, देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं, वो अक्ष एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है इनकी लोब, और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं उनकी भी लोब किसके अलोंग है, डी जेड और अक्ष के अलोंग है। तो जो अक्षों पर उपस्थित ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, वो डी ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे लिगेंड के इंट्रैक्शंस के कारण। तो ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, एक सेम एनर्जी वाले 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। लिगेंड के आकर्षण के कारण, लिगेंड के इंट्रैक्शंस के कारण अक्षीय वाले डी ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और इनके जो तल में उपस्थित ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, तल वाले डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तल वाले डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, निम्न ऊर्जा के हो जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए अक्ष वाले और तल वाले ऑर्बिटल्स। हम यहाँ जानते हैं कि अक्ष वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो 2 हैं, इनका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिनको हम ईजी सेट कहते हैं। क्या सेट कहते हैं, ईजी सेट। और जो 3 तल वाले डी ऑर्बिटल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, T2G सेट कहते हैं। ईजी और T2G 2 प्रकार के ऑर्बिटल्स के सेट बन गए डी ऑर्बिटल्स के, और इनमें कुछ निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं T2G वाले, और ईजी वाले क्या हो जाते हैं, उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। तो ये एनर्जी में जो ये है, यही लिगेंड की वजह से इनकी डी ऑर्बिटल्स में विपाटन हुआ है। इसी को ही निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के मध्य जो एनर्जी का जो गैप है, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसका मान है जिसको हम डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, या इसका मान 10 DQ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 DQ के बराबर, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। तथा ये जो डीजेनरेट अवस्था की जो एनर्जी होती है, औसत ऊर्जा होती है, इस औसत ऊर्जा से T2G सेट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0.4 डेल्टा O एनर्जी के निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। तो ये एनर्जी कितने निम्न ऊर्जा के हो गए, 0.4 डेल्टा O। या और Eg जो सेट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये कितनी उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं, +0.6 डेल्टा O एनर्जी उच्च ऊर्जा के, औसत ऊर्जा से इतनी उच्च ऊर्जा के ये सेट हो जाते हैं, और इनमें क्या हो जाता है, एनर्जी में विपाटन हो जाता है। तो अभी हमने समझने का प्रयास किया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस प्रकार होती है। तो एक बार पुनः रिमाइंड कर लीजिए,
मेटल्स और लिगेंड के मध्य जो बंध होता है, ऑक्टाहेड्रल केसेज के अंदर लिगेंड है वो अक्ष के अनुदिश इंटरेक्ट करते हैं, मेटल के साथ बंध बनाते हैं। तो अक्ष में अनुदिश इनका इंटरेक्शन होने के कारण जो डी ऑर्बिटल्स अक्षों पर उपस्थित होते हैं, जैसे ईजी सेट T2 ईजी सेट जैसे dx² और dy/z, वो औसत ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। कितनी? 0.6 डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल्स। तथा जो तल में उपस्थित ऑर्बिटल्स होते हैं वो औसत ऊर्जा से निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। कितनी निम्न ऊर्जा के? 0.4 डेल्टा हो। तो ये टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। और इसका मान 10 dq के बराबर होता है। अब यदि डी ऑर्बिटल्स में पहले यहाँ सपोज कीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। और इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ अब हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग के बाद, मेटल लिगेंड के इंटरेक्ट करने के बाद जो स्प्लिटिंग हुई, जो लिगेंड में विपाटन हुआ, 2 सेट बने हैं, उस स्थिति में ये चारों इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार इनका पुनः वितरण होता है और पुनः इनकी ऑर्बिटल्स में फिलिंग होती है। तो यदि इस प्रकार इन इलेक्ट्रॉन्स का पुनर्वितरण होता है तो इन पुनर्वितरण से जो एनर्जी मुक्त हुई उस एनर्जी को हम क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जिसको हम CFSE के नाम से जानते हैं। और CFSE को कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। कैलकुलेट करके आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की CFSE कैलकुलेट करने को समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के एज्यूम्शंस को पढ़ा। आज हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है इसको जाना। आज हमने डी ऑर्बिटल्स के स्पेशियल अरेंजमेंट को जाना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के डी ऑर्बिटल्स के विपाटन का अध्ययन करेंगे तथा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के विपाटन का अध्ययन करेंगे और फेवरेबल कंडीशंस के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कौन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और हम CFSE के मान निकालने का भी अभ्यास करेंगे। डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल साइंस ऑफ वेरियर कॉम्प्लेक्सेस है और इनमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का अभी हमने अध्ययन किया। हमने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एक बार पुनः इस डायग्राम को देख लीजिए। ये डीजेनरेट 5 डी ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ इनमें लिगेंड के इंटरेक्शंस के द्वारा T2G सेट और EG सेट में विपाटन हुआ और EG सेट वाले dx² y² और dz² ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें ये जो वैल्यू है निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के मध्य को, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, जिसका मान डेल्टा O या 10 dq के बराबर है। और ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये -4 dq और +6 dq जो उच्च ऊर्जा के EG सेट हो जाते हैं और -4 dq जितनी एनर्जी के निम्न ऊर्जा के T2G सेट हो जाते हैं और औसत ऊर्जा से इनकी ऊर्जा का मान घट जाता है। और यहाँ यदि 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स का स्प्लिटिंग के बाद जो हुंड के नियम के अनुसार पुनर्वितरण होता है इलेक्ट्रॉन्स का और इस पुनर्वितरण में जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर, कमेंट्स, लाइक ज़रूर करें।